नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश की शान हमारे किसान में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऊटी लहसुन कब लगाते हैं, उसका अनुकूल मौसम क्या रहता है, उसकी खेती कैसे की जाती है, खेत तैयारी से लेकर आपको हार्वेस्टिंग और मंडी तक की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है, जिसमें कि उसे समय समय पर दवाई और रोगों को नियंत्रित कैसे किया जाता है, खरपतवार को कैसे नियंत्रित किया जाता है, कौन सा खाद देना है, कैसे खेत की तैयारी, सारी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक यह जानकारी पहुंचाने के लिए आप व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें, जिससे कि सभी किसान भाई यह जानकारी जो है करके इसका लाभ भी उठा सकेंगे और हमारी जो मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में वह सफल हो जाए। तो आप शेयर भी जरूर करें और ऐसी खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित जो और गेहूँ, चना, अलसी, सरसों, मटर और प्याज लहसुन की खेती और प्याज लहसुन के भंडारण तक की संपूर्ण जानकारियाँ जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी वीडियो या जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे वह जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच जाएगी। तो बिना देरी के चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन भी जरूर दबा दें। आइए जानकारी शुरू करते हैं। साथियों, अब बात करें कि ऊटी लहसुन को कब लगाना चाहिए, इसके लिए अनुकूल मौसम क्या होता है। तो इसे 1 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक कभी भी लगा सकते हैं, पर सितंबर का जो महीना होता है वह इसके लिए काफी ज्यादा अनुकूल होता है। बात करें इसके लिए जो बुआई के समय टेम्परेचर क्या रहना चाहिए या तापमान क्या रहना चाहिए, तो न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री जब होता है तब इसकी फसल काफ़ी अच्छी ग्रोथ करती है। बात करें इस फसल के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो इसके लिए काली दोमट मिट्टी और कुछ भुरभुरी और हल्की मिट्टी होती है, उसमें भी यह काफ़ी अच्छी उपज दे देती है। जिस मिट्टी की पीएच वैल्यू 5.5 से लेकर 7.5 तक होती है वहाँ पर यह अच्छा उत्पादन देती है। साथियों, अब बात करें खेत की तैयारी की, तो आपको सबसे पहले खेत में गहरी या मध्यम जुताई करनी चाहिए। चाहे आप प्लाऊ से करो, कल्टीवेटर से करो या तोता जो पंजा होता है उससे करो, आपको मीडियम और जो हल्की से लेकर मीडियम जो है आपको गहराई वाली जो जुताई करनी है। उसके बाद में आपको इसमें देसी गोबर की खाद 3 से 4 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है और खेत को भुरभुरा बनाने के लिए आप इसमें पाटा या रोटावेटर से इसे एक समतल आपको कर देना है। इस प्रकार से खेत को अच्छे से समतल और भुरभुरा बनाने के बाद में आप बेड या क्यारियां इसमें बना सकते हो। आपकी खेत ढलान वाली जगह पे है तो आप बेड वाली सिस्टम भी ले सकते हो और आपके अगर खेत समतल है तो आप क्यारियों में भी कई सारे किसान इसमें बुआई करते हैं, तो आप अपने हिसाब से बेड या क्यारियों पर इसकी चौपाई करवा सकते हो। बात करें इसमें बेसल डोज में कौन कौन से खाद लगते हैं, तो इसमें जो डीएपी होता है वह 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बेसल डोज में डालना है। 30 केजी प्रति एकड़ एमओपी यानी कि पोटास आपको डालना है। 100 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट आपको डालना है और 5 केजी आपको पिप्रोनिल जो जीआर फॉर्म में आता है, दानेदार फॉर्म में, जो कि कीड़ों के लिए होता है, यानी कि जमीन में जो कीड़े पनप रहे होते हैं या जड़ों को काटने की समस्या आती है वहाँ पर आप 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से पिप्रोनिल भी डालें और 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको जो सल्फर की मात्रा बेसल डोज में डालनी है। यह बेसल डोज आप खेत को तैयार करने के तुरंत बाद भी डाल सकते हो या बेड या क्यारिया बनाने के बाद भी डाल सकते हो। अगर बेड बनाने से पहले इसे डाला जाएगा तो यह खेत में अच्छे से मिल जाएगा और वह अच्छा काम करेगा। तो आपको ये डीएपी और सभी तरह के खाद बेसल डोज में आपको खेत तैयार करते समय ही डाल देने हैं। खेत तैयार करने के बाद और खाद डालने के बाद बारी आती है बीज की। तो इसमें बीज की अगर मात्रा की बात करें तो 4 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से बीज डलता है। बीज की मात्रा जो बीज की क्वालिटी है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। आप अगर बड़ी जो साइज का बीज लाते हो तो उसमें क्या है कि क्वांटिटी फिर बढ़ जाती है और 4.5 से 5 क्विंटल बीज भी प्रति एकड़ लग सकता है और आप मीडियम आकार का अगर बीज लेते हो तो वह 4 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपके खेत में लग जाएगा। वैसे तो बीज में मीडियम और बड़ी साइज का लहसुन ही अच्छा रहता है। इसका बीज कोयम्बटूर तमिलनाडु से खरीदा जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में भी सभी मंडियों में आजकल अवेलेबल हो जाता है। वहां से व्यापारी लाकर हमें अवेलेबल करा देते हैं। तो आपको जो बीज आता है उसे घर पर लाकर सुखाना होता है। सुखाने के बाद में जो उसका मॉइस्चर खत्म होने के बाद उसकी कलियां करनी है। कलियां अच्छी तरह से सूखने के बाद में फिर आपको चौपाई के लिए तैयार करना है। कलियां जितनी ज़्यादा सूखी होगी उनका अंकुरण अच्छा होगा और सूखने के बाद खेत में वह जल्दी उग जाएगी और उसमें सड़न या फंगस की समस्या कम देखने को मिलेगी। तो आपको यह सावधानी जरूर रखनी है कि आप बीज जब भी खरीदो तो आपको सुखा कर ही खेत में लगाना है।
बीज की कलियां बनाने के बाद तैयार हो जाने के बाद उसे हमें बीज को उपचारित करना है फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड से, ताकि जब हम उसकी चौपाई करें उसके बाद में वह 20 से 25 दिन तक अच्छे से सुरक्षित रह सके और उसमें कीड़े और जो फंगस होती है उनका अटैक कम देखने को मिले। बात करें बीज उपचार की, तो बीज उपचार में हम फंगीसाइड के रूप में जो कार्बेंडाजिम प्लस मेनकोजेब का कॉम्बिनेशन आता है, जो कि यूपीएल कंपनी के साफ में भी मिल जाएगा, वह आपको 5 ग्राम प्रति किलो लहसुन के हिसाब से लेकर बीज का उपचारित आपको करना है। अगर आपके यहाँ पर फंगस की समस्या ज़्यादा है तो आप थायोफिनेट मिथाइल प्लस पायराक्लोस्ट्रोबिन जो टेक्निकल होते हैं उन दोनों का कॉम्बिनेशन आता है, वह 2 ml प्रति किलो लहसुन के हिसाब से लेकर आपको इसका भी उपचार करना है। इन दोनों में से आप कोई सा भी बीज उपचारक लेकर उपचारित कर सकते हो। अगर आपके यहाँ पर कीटों की या कीड़ों की भी समस्या रहती है तो आप उसके लिए जो बायोमेथाक्साम 350 एफएस फॉर्म में जो लिक्विड वाला आता है, जो कि बीज उपचार के लिए ही कीटनाशक होता है, जो कि यूपीएल की रेनो कंपनी में भी आपको मिल जाएगा और कई सारी कंपनियों में आपको मिल जाएगा, उसका आपको इस्तेमाल करना है और उसका बीज उपचार आपको करना है। बीज उपचार करते समय सावधानी ये रखनी है कि पानी की मात्रा अधिक भी नहीं लेनी है, कम भी नहीं लेनी है। जो संतुलित मात्रा होती है वह लेकर आपको फिर से उसे सुखाने के लिए छांवदार स्थान पर रख देना है और अच्छे से सूखने के बाद में फिर उसे आपको चौपाई के लिए ले जाना है। किसान साथियों, बीज उपचार के बाद आती है बात चौपाई की। तो चौपाई ऊटी की लहसुन की आपको मजदूरों के द्वारा ही करवानी है और आप बेड और जो क्यारियां तैयार हो जाने के बाद में इसकी चौपाई मजदूरों के द्वारा करवा सकते हो। उसमें आपको दूरी की अगर यही साइज ध्यान रखनी है कि बीज से बीज की दूरी आप 4 से 5 इंच रख सकते हो और जो लाइन या कतार से कतार की दूरी है वह 7 से 8 इंच आपको रखनी है, जिससे कि माल की क्वालिटी और उत्पादन अच्छा निकलेगा और वह नीचे गिरने से भी बच जाएगी। तो आपको यह जो है मेंटेन दूरी रखते हुए मजदूरों के द्वारा ही चौपाई करवानी है। कुछ किसान भाई सीडिल के द्वारा बुआई करवा देते हैं, पर उसमें कलियां टूटने की और फंगस लगने की समस्या आती है, तो आपको मजदूरों के द्वारा ही यह चौपाई का कार्य करवाना है। चौपाई के बाद आती है सिंचाई की। तो आपको सिंचाई चौपाई के तुरंत बाद कर देना है। जो सिंचाई में यही ध्यान रखना है आपको कि ज़्यादा एकदम से पानी नहीं देना है जिससे कि कलियां धुल जाए। तो आप स्प्रिंकलर या जो रेन पाइप या फुहारों के द्वारा दे सकते हो, या आप फ्लड इरिगेशन या सिंचाई कर रहे हो, ज़मीन में खुला पानी छोड़ रहे हो, तो आप कम कम मात्रा में पानी देकर सिंचाई करें। बात करें खरपतवार नियंत्रण की, तो खरपतवार नियंत्रण में आप पेंडामेथिलिन का उपयोग कर सकते हो। सिंचाई के पहले जो चौपाई करने के तुरंत बाद आपको पेंडामेथिलिन जो दवाई होती है उसके साथ में ऑक्सीक्लोरोक्विन दवाई का जो कॉम्बिनेशन आता है वह आपको स्प्रे करने के बाद तुरंत सिंचाई कर देनी है। सिंचाई करने से आपके यहाँ पर खरपतवार उगने से पहले ही समाप्त हो जाएंगे और जो प्री इमरजेंसी हर्बिसाइड होते हैं वह अपना काम कर जाएंगे। तो अगर पेंडामेथिलिन की बात करें तो पेंडामेथिलिन दवाई 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी में लेना है और आप इसके साथ में 50 से 60 ml ऑक्सीक्लोरोक्विन दवाई जो कि चौड़ी पत्ती के लिए होती है वह भी 150 से 200 लीटर पानी में साथ में मिलाकर स्प्रे करके सिंचाई कर सकते हो, तो जिससे कि खरपतवार उगने से पहले ही समाप्त हो जाएंगे। आप खरपतवार नियंत्रण मजदूरों के द्वारा भी करवा सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर कम खरपतवार उगते हैं तो और आप पेंडामेथिलिन या रासायनिक विधि का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप निंदाई वाली जो विधि होती है उससे सबसे ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि उससे फसल को झटका नहीं लगता है और फसल जल्दी ग्रोथ करती है। अगर आप पेंडामेथिलिन या रासायनिक विधि का उपयोग शुरू में नहीं कर पाए हैं तो आप जब फसल 20 से 25 दिन की अवस्था में आती है तब आप प्रोपाक्विजाफोप 5% प्लस ऑक्सीक्लोरोक्विन 12% जो कि सारी कंपनियां टेक्निकल बनाती हैं और वह जो अडामा की डेकल में भी आपको मिल जाएगा, उसका स्प्रे आप कर सकते हो। स्प्रे से पहले खेत में अच्छी नमी होनी चाहिए और खरपतवार 3 से 4 पत्ती की अवस्था में ही होना चाहिए और फसल 20 से 25 दिन की अवस्था में हो तब आपको इस विधि से खरपतवार नियंत्रण कर सकते हो। प्रोपाक्विजाफोप प्लस ऑक्सीक्लोरोक्विन की आपको 300 ml प्रति एकड़ मात्रा लेनी है और 150 से 200 लीटर पानी में लेकर आपको अच्छी नमी होने पर स्प्रे करना है। उसके बाद किसान साथियों, जब फसल 35 से 40 दिन की हो तब आपको निंदाई गुड़ाई करवानी है। खेत की मिट्टी जो दब गई है उसे भुरभुरी बनानी है जिससे कि जड़ों को ऑक्सीजन मिल सके। और कुछ बचे हुए खाद जो स्टार्टिंग में आप अगर बेसल डोज में नहीं दे पाए हो, जैसे कि DAP और MOP और सल्फर, उनमें से अगर कोई देना हो या आपकी फसल की ग्रोथ कमजोर लग रही हो तो आप ह्यूमिक एसिड का जो है खाद के रूप में देकर भी सिंचाई कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आपकी फसल 40 दिन के आसपास की होगी तो उसमें थ्रिप्स और रोगों का अटैक दिखने लग जाएगा और कुछ पीलापन या पत्तों पर नीचे की पत्तियां पीली पीली दिखाई देने लग जाएगी। तो उसके लिए आपको रोग नियंत्रण के लिए एक स्प्रे करना है जिसमें कि आपको इमिडाक्लोपिड 17.8% 200 ml प्रति एकड़, लेमडासाइलोथिन
400 ml प्रति एकड़ और साथ में फंगस के लिए जो कार्बेंडाजिम प्लस मेन्कोजेब का कॉम्बिनेशन आता है आपको 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में लेकर स्प्रे करना है। इन तीनों दवाइयों का स्प्रे करना है और आपके अगर खाद की डिफिशियंसी या एनपीके की आवश्यकता भी लग रही है तो इस समय आप एनपीके 19-19-19 भी यहाँ पर पहले स्प्रे में दे सकते हो। बात करें दूसरे स्प्रे की तो जब 60 से 65 दिन की अवस्था हो तब आपको एक फिर से स्प्रे करना है, जिसमें कि थ्रिप्स के लिए आपको फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोपिड 40% वाला जो कॉम्बिनेशन आता है उसका 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डोज लेकर आपको स्प्रे करना है। प्लस में जो रेडोमिल गोल्ड फंगीसाइड या धानुका कंपनी की जो कोनिका होती है उसका आपको स्प्रे करना है। उसकी 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर मात्रा जो पानी की लेकर आपको स्प्रे करना है। और दोनों स्प्रे के साथ में आपको चिपको की मात्रा जरूर मिलानी है, जिससे कि दवाई अपना पूरा काम कर सके। के बाद 80 दिन के आसपास अगर फिर आवश्यकता लगती है या थ्रिप्स का या रोगों का प्रकोप देखने को मिल रहा है तो आप फिर से स्प्रे ले सकते हो। और 80 दिन की अवस्था पर आपको बोरोन की जो मात्रा होती है वह कलियों और जो गांठ के विकास के लिए आपको स्प्रे करना है, जिसमें कि 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोरोन की मात्रा आपको लेकर स्प्रे करना है। और उसी समय आपको एनपीके 0050 का स्प्रे भी करना है। और आप दूसरे स्प्रे के साथ में एनपीके 05234 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हो। और तीसरा स्प्रे जो 80-85 दिन पे कर रहे हो उसमें एनपीके 0050 700 से 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में आपको लेकर स्प्रे करना है। उसके बाद में आपको स्प्रे अगर आपके पौधे की ज़्यादा हाइट बढ़ गई है और कंद का विकास छोटा लग रहा है तो आप कोई सा भी पीजीआर यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर लेकर स्प्रे कर सकते हो, जैसे कि लिहोसिन जो बीएसएफ कंपनी का होता है वह ले सकते हो, गरडा कंपनी का चमत्कार ले सकते हो, या बायर कंपनी का प्लानो फिक्स, या ऐसे कई सारे जो कि सिजेंटा कंपनी का कल्टार होता है उनका स्प्रे करके आप जो पौधे की हाइट छोटी करके उसका कंद का विकास कर सकते हो। पर अब ये आपको जब भी करना है तब आपके पौधे की हाइट ज़्यादा हो और कंद का विकास नहीं हो रहा है तो ही आपको पीजीआर का स्प्रे करना है, नहीं तो पैसे की बर्बादी नहीं करना है। बात हो गई दवाई स्प्रे की। अब अगर हम खाद शेड्यूल की बात करें तो जो आपने बेसल डोज में खाद दिया है उसके अलावा भी आपको 2 बार एक जो खाद जरूर देना है, जिसमें कि 35 से 40 दिन की अवस्था पर आपको यूरिया लेना है 45 किलो। और उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के जो कॉम्बी पैक आते हैं जैसे कि जो बायोविटा आता है पीआई कंपनी का, या फिर जो इप्को कंपनी की सागरिका होती है, या ऐसे मार्केट में कई सारे कॉम्बी किट आपको मिल जाएंगे। उनमें से आपको कोई सा भी जो आपके यहाँ पर अवेलेबल हो वह लेना है। और 45 किलो यूरिया की मात्रा लेकर उसमें जो कीटनाशक क्लोरपाइरिफास होता है वह 500 ग्राम प्रति या 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर आपको उसमें मिलाकर जो है खेत में भुरकाव करना है और सिंचाई तुरंत कर देना है, जिससे कि पोषक तत्व की कमी भी दूर हो जाएगी, फसल हरी भरी रहेगी और जो कीड़े लग रहे हैं वह भी कीटनाशक से समाप्त हो जाएंगे। बाद दूसरी खाद आपको 55 से 60 दिन के आसपास लेनी है, जिसमें कि 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी, 5 से 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर और 3 से 4 किलो आपको ह्यूमिक एसिड लेना है। और उसमें सभी पोषक तत्व मिलाकर आपको भुरकाव करके सिंचाई कर देना है, जिससे कि आपकी फसल की ग्रोथ और जो कंद बनने का जो है वह सिलसिला जल्दी शुरू हो जाएगा और आपकी फसल अच्छी तैयार हो जाएगी। उसके बाद तीसरा खाद आपको 70 से 80 दिन की अवस्था पर देना है, जिसमें कि आपको 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा लेनी है, जो कि कलियों के विकास और जो कलियां उगने या अंकुरण होने की समस्या होती है उसे रोकने के लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। तो आपको 25 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से 80 दिन की अवस्था पर कैल्शियम नाइट्रेट जो है जमीन में भुरकाव करना है और सिंचाई कर देना है। साथियों, ये खाद का शेड्यूल हो गया। अब अगर बात करें सिंचाई की तो सिंचाई आपको शुरुआत से लेकर आखिरी तक की अगर बात करें तो शुरुआत में रोपाई के बाद जो हम सिंचाई करते हैं उसके बाद दूसरी सिंचाई हमें 6 से 7 दिन के अंतराल पर ही कर देनी है। उसके बाद अगले महीने में आपको प्रत्येक सिंचाई 10-10 दिन के अंतराल पर करनी है और दूसरा महीना जैसे ही लगता है उस अंतराल को आपको बढ़ाकर 15 से 18 दिन कर देना है। जैसे ही तीसरा महीना स्टार्ट होता है आपको वह अंतराल बढ़ाकर 20 से 22 दिन की गैप दे देकर आपको अंतिम सिंचाइयाँ करनी है। उसके बाद में जब फसल परिपक्व स्थिति में आ जाती है, उसमें डोडियाँ आ जाती हैं और फसल पीलापन पकड़ लेती है तो आपको सिंचाई बंद कर देना है और उसकी हार्वेस्टिंग की तैयारी में लग जाना है। बात करें ऊटी लहसुन की फसल की तो यह 4 महीने के आसपास समय लेती है। यह मिट्टी के ऊपर भी निर्भर करता है, कहीं 4 महीने में भी फसल परिपक्व हो जाती है तो कहीं 4.5 महीने भी यह फसल ले लेती है।
फसल के ऊपर एंटीना या डोरिया आने के बाद में उसमें सिंचाई आपको बंद कर देनी है। उसके बाद हार्वेस्टिंग, जब फसल 20% पौधे नीचे गिर जाते हैं या कंद आपको उखाड़ कर देखना है, कलियां अच्छे से खुल जाती हैं और मिट्टी खेत की नमी समाप्त कर देती हैं, उसके बाद में आपको उखाड़ कर पौधे देखना है। अगर जड़ों के साथ मिट्टी नहीं आ रही है तो आपको फिर फसल को हार्वेस्टिंग करवा लेना है। हार्वेस्टिंग में आपको पौधे को अंदर टूटने नहीं देना है, आसानी से उखाड़ कर आपको जो है खेत में ही रख देना है। उसके बाद 2 से 3 धूप आपकी लग जाती हैं। उसके बाद फसल की हार्वेस्टिंग या कटाई करवानी चाहिए और कटाई में अच्छी साफ सफाई करवा कर आपको मंडी ले जाना चाहिए। कटिंग कराते समय फसल का जो पौधा होता है वह डंठल अलग करते समय जो हमारा कंद होता है उसे नुकसान नहीं होना चाहिए, उसकी कलियां या तना या पर्दे को नुकसान नहीं होना चाहिए और फसल को काटने के बाद अच्छे से पल्ली पर सुखाने के बाद आपको मंडी ले जाना है, जिससे कि उसकी चमक अच्छी रहेगी, पर्दे में कालापन नहीं रहेगा और मंडी में वह अच्छा बिकेगा। तो हो गई फसल की संपूर्ण जानकारी की बात। अब अगर बात करें इसमें खर्चा कितना आता है, तो किसान साथियों इसमें बीज से लेकर शुरुआत और हार्वेस्टिंग और मंडी ले जाने तक की बात करें तो इसमें प्रति एकड़ 1 लाख से लेकर 1,20,000 रुपए तक खर्चा आता है। बीज अगर सस्ता या मीडियम मिलता है तो यह खर्चा आता है। अगर बीज और भी ज़्यादा अगर महंगा मिलता है 30-35 हज़ार रुपए प्रति क्विंटल तो खर्चा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। बाद इसके उत्पादन की बात करें तो किसान साथियों अधिकतर क्षेत्रों में इसका उत्पादन जो है 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ ही होता है, पर कुछ ऐसे जो एरिया हैं जिसमें अच्छी फसल होती है तो इसका उत्पादन 55 से 60 क्विंटल प्रति एकड़ भी लिया जा सकता है। अब बात करें इससे कुल आय की, तो इसकी कुल आय 3 से 3.5 लाख प्रति जो एकड़ के हिसाब से हो जाती है। अगर 7 से 8 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल का भाव हमें मिलता है तो उसमें से खर्चा काटने के बाद किसान भाई को 1 से 1.5 लाख की शुद्ध आय भी हो सकती है। मुनाफा भाव के ऊपर डिपेंड करता है और भाव आवक और क्वालिटी पर डिपेंड करती है, इसलिए एक फिक्स आय नहीं बता सकते हैं। तो किसान साथियों यह थी ऊटी लहसुन की बुआई, खेत तैयार करने से लेकर मंडी ले जाने और खर्चे और मुनाफे तक की संपूर्ण जानकारी, जिसमें कि हमने संपूर्ण जानकारी का प्रयास देने का किया है। उसके बाद भी अगर कोई जानकारी छूट गई है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आपको जानकारी कैसी लगी वह भी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव इस फसल के बारे में या और किसी किसान से जुड़े मुद्दे के बारे में या अन्य फसलों के बारे में सवाल या सुझाव हो तो वह भी कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। अगर आपके कोई सुझाव होंगे तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाने का हम प्रयास करेंगे। तो आप कमेंट जरूर करें। वीडियो को पूरा अगर देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन किसान भाई हमारे वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं। पूरी जानकारी के चक्कर में वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, आपने पूरा देखा उसके लिए आपका विशेष धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। आप चैनल पर जाकर और भी खेती से संबंधित संपूर्ण जानकारी की वीडियो डाल रखे हैं सभी फसलों के, वह भी जाकर जरूर देखें। उन्हें भी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।